गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर का यूज़, इसके प्रिंसिपल के बारे में और पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जो हमारे सिलेबस में है एप्लीकेशंस। ओके, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका पोटेंशियोमीटर है, इसको डिटेल में डिस्कस भी करूँगा मैं अभी। ओके, मीटर ब्रिज में केवल एक ही टर्न होती थी 1 मीटर की। यहाँ पर कितना देख रहे हैं आप? यहाँ पर आप देख रहे हैं 4। ओके, एज़ यूजुअल वही मीटर स्केल फिट है वैसा ही। ओके, और यहाँ पर 4 टर्न है और ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। इनके बीच में आप एक्सटर्नल सोर्स से पावर सप्लाई देंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी an important topic of current electricity potentiometer. Okay, this topic is very important. Okay, practical is also there in class 12 syllabus. Okay, and concept wise this topic is important, theoretically this is important, and numerical wise this is also important. So in the previous lecture you have studied about meter bridge. Okay, and today we are going to study potentiometer. Okay, so get ready to study पोटेंशियोमीटर। सो बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर आपका ये बोर्ड पर मैंने एक डायग्राम बनाया ही है, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया भी था शायद पहले। ओके, सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको दिखाया था इमेज, वो पोटेंशियोमीटर का था। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वुडन बोर्ड पर सेवरल आपके टर्न्स है, वही कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट एलॉय है। ओके, उस पर टर्न दिए गए और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड है। ओके, और ये ए और बी 2 पॉइंट्स है जिसके बीच में फिटेड है। हर पॉइंट की लेंथ कितनी है? 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है। ओके, ऐसे मैंने यहाँ पर कितनी ली है? 1 2 3 4। ओके, 4 से ज़्यादा भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा ही सेंसिटिविटी होगी आपके पोटेंशियोमीटर की। सो ये आपका पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, इसमें सेवरल आपकी टर्न्स है। ओके, सब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, एंड पॉइंट्स कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड है और ये 2 पॉइंट्स हैं। सो ये आपका पोटेंशियोमीटर का बेसिकली अरेंजमेंट है। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसका यूज क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं इसका यूज क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं आखिरकार हम पोटेंशियोमीटर। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्यूरेटली। यानी किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। आप चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस वोल्टमीटर का यूज कर सकते हैं। ओके, बट वोल्टमीटर की रीडिंग जो होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। ओके, सो हम एक ऐसी डिवाइस के बारे में सोच सकते हैं जिसकी रीडिंग क्या होगी? एक्यूरेट होगी। सो ऐसी एक डिवाइस जो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होती है उसको आप बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। सो इससे हम 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ये वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, एक्यूरेटली। वोल्टमीटर से हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, बट पोटेंशियोमीटर से हम एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम 2 सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम कर सकते हैं। बट आपके सिलेबस में 2 मेन एक्टिविटीज हैं, जैसी है कि पहली कि आप 2 सेल्स को लो और उनके ईएमएफ को कंपेयर करो। उनके ईएमएफ नहीं पता है आपको और उनका आप रेशियो फाइंड आउट कर लो कि उनका रेशियो क्या क्या है। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर यू कैन डू इट। ओके, एंड सेकंड एक्टिविटी है, किसी भी प्राइमरी सेल का या किसी भी सेल का आप इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक सेल है यहाँ पर ही दिख रहा होगा आपको, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उसको देख सकते हो। ओके, और उसी के ऊपर हम पोटेंशियोमीटर का जो ये प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इस सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। ये तो बता दिया बच्चों मैंने आपको पोटेंशियोमीटर यूज क्यों होता है, मतलब किन किन चीजों में यूज होता है और होता क्या है। अब इसका प्रिंसिपल पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट पार्ट में वीडियो के हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, और लेटर पार्ट में हम इसके पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। सो प्रिंसिपल पढ़ने से पहले, इसका प्रिंसिपल पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ इसका सर्किट अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करने के लिए आप ऑक्सिलरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट लगाते हैं यहाँ पर। ओके, इसमें क्या करते हैं कि एक पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, सीरीज में लगाते हैं आप एमीटर, करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए लगाते हैं रियोस्टेट, और ऑन ऑफ करने की एक्सेसिबिलिटी के लिए आप लगाते हैं, और दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। इस सर्किट को बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट।
क्यों बोलते हैं इसको ड्राइविंग सर्किट? ड्राइविंग सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू आप करंट ड्राइव कर रहे होते हैं पोटेंशियोमीटर में, या करंट फ्लो करा रहे होते हैं पोटेंशियोमीटर में, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट। अब इस पॉइंट से एज यूजुअल यहाँ पर एक सपोज वोल्टमीटर लगा रखा है और यहाँ पर आपने जॉकी कनेक्ट कर रखी है। ओके, तो इस तरीके से जॉकी की हेल्प से आपको पता ही है मीटर में भी पढ़ा है आपने, आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इसमें हम नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर भी बेस्ड होता है, तो ये सारी चीजें पढ़ती है हमें। ओके, और ये जो फिर बता दो एक बार, जो वायर्स होते हैं ये एलॉय के होते हैं, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, यानी जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जल्दी चेंज नहीं होगा। अगर हम ऑर्डिनरी वायर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम होगा या रेजिस्टिविटी कम होगी इमस से, तो वो बहुत लेंथी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल पाएगा हमें, और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करंट पास करने में वो चेंज भी होगा। इसलिए हम यहाँ पर एलॉय लेते हैं, प्रिफरेबली कौन सा, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट, ये एलॉय लेते हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ लेते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसका प्रिंसिपल क्या है, और हम उसको डिराइव भी करेंगे, सेटअप भी करते हैं उसको। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, यानी फॉल इन पोटेंशियल, सो किसी भी सेक्शन के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, लेंथ ऑफ द पोर्शन, यानी उस पोर्शन की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यानी मैं ए और जे के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो ए से लेके जे तक की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अब मान लो यहाँ निकालता है J1 की, सो ए और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ए और J1 की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये है कि वायर यूनिफॉर्मली एक ही मटेरियल का हो, पहली चीज तो। दूसरी चीज, एक मटेरियल का होने के साथ साथ उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी सेम होना चाहिए, ये नहीं क्रॉस सेक्शन कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्रू आउट यू आर पासिंग अ कांस्टेंट करंट, यानी आप कांस्टेंट करंट पास कर रहे हो। सो ये प्रोवाइडेड वाली बात है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, फिर इसके बाद फिर फोकस करूंगा इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, आप बच्चों के सामने ओम्स लॉ पढ़ना था। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, और आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी पढ़ा है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारा लेंथ है सेगमेंट की, जिसके अबाउट में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, वो कितनी है, एल है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो ओम्स लॉ हमने इंप्लीमेंट कर लिया, V इक्वल टू कितना हो गया, आई आर। ओके, अब मैं आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो कितनी हो जाएगी, रो एल बाई ए, और यहाँ पुट कर दूँ अगर आर की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। ओके, क्योंकि रो इक्वल टू होता है आर अपॉन एल, implies that V इक्वल टू रो एल अपॉन रो आई अपॉन ए इंटू एल। ओके, तो देखिए अगर आप इन ब्रैकेट वाली टर्म को कांस्टेंट मान लें तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू के एन। यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ V प्रोपोर्शनल टू एन, प्रोवाइडेड के इक्वल टू क्या है, के रो आई अपॉन ए इज कंसीडर्ड कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट माना गया। मीनिंग क्या है यहाँ पर, अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट क्या है, सेम है, यानी ए कांस्टेंट है। ओके, और एक ही मटेरियल का वायर यानी रो कांस्टेंट है, और उसमें से आप क्या पास कर रहे हैं, कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं। तो अगर आप इतना करें तो दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या फॉल इन पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। प्रोवाइडेड आप आई को कांस्टेंट रखते हैं, रो को कांस्टेंट रखते हैं और ए को कांस्टेंट रखते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ शुरू करते हैं। ओके, इफ द वायर इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ओके, एंड अ कांस्टेंट करंट इज पासिंग थ्रू इट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और कांस्टेंट करंट पास हो रही है, देन पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन। देन पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन प्रोवाइडेड इट इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट which is passing is constant or a constant electric current is passing through it. So V proportional to L, okay, or V equal to, we can write V equal to K. That is the principle of potentiometer. अब K क्या है यहाँ पर, K समझ लेते हैं यहाँ पर K क्या है।
देखिए के का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो के का फॉर्मूला आएगा वी अपॉन एल। वी क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। एल क्या है? यानी चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ। ऐसा 11वीं में बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया आपने। कहीं पर कोई चीज चेंज हो रही होती है अगर, ओके, और उस लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होती है तो दोनों के रेशियो को बोलते हैं ग्रेडियंट। यानी क्या बोल सकते हैं आपको? इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पर के क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अगर हम V और L के बीच का ग्राफ प्लॉट करें, ओके, V को y एक्सिस पर ले, लेंथ को कौन सी एक्सिस पर ले? x एक्सिस पर ले। ओके, L चेंज होने पर V चेंज होता है ना, इसलिए L को x एक्सिस पर लिया, V को कौन सी एक्सिस पर? y एक्सिस पर। तो आप देख रहे हैं V प्रोपोर्शनल टू L है। ओके, सो ये ग्राफ कैसा आएगा आपका? ये ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप किस चीज को डिपेंड करेगा, डिफाइन करेगा? इसका स्लोप डिफाइन करेगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट को। ओके, तो इस तरीके से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। इसकी यूनिट हो गई आपकी वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर हो गई इसकी यूनिट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट हो गई आपकी वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से अभी आपने क्या सीखा कि पोटेंशियल मीटर आपकी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ओके, और इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल यही है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है दो पॉइंट्स के बीच का, वो उस पॉइंट्स के बीच की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट पास हो रही हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप सेम रखें थ्रू आउट। ओके, वो चेंज ना करें। सो व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पासिंग थ्रू same area of cross section or definite same area of cross section, then the potential drop between 2 points is directly proportional to the length of the portions or length between those 2 points. Okay, so this is the principle of potentiometer that you should prepare. तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन। ओके, हम क्या करने वाले हैं? हम दो सेल्स को जिनके ईएमएफ हमें नहीं पता है उनके कंपैरिजन करने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स हैं जिनके ईएमएफ हम मान लेते हैं E1 E2 है। तो हम कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे कि E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या होगी या E2 अपॉन E1 की वैल्यू क्या होगी। ये करना है हमें। ओके, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको बताइए। पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लेंथ के। ओके, जिसे हम लेंथ के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। ओके, प्रोवाइडेड करंट सेम रहनी चाहिए और थ्रू आउट उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहना चाहिए। सो देखिए, मैं इसका पहले सर्किट अरेंजमेंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप यहाँ से, ये आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। ओके, ए और बी पॉइंट के बीच में फिट है ये पोटेंशियोमीटर। आपने क्या करना है? दो सेल जिनको कंपेयर करना है वो यहाँ पर है E1 और E2। ओके, जिनको कंपेयर करना है। अब सबसे पहले हम ऑक्सिलरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली मैं ही बताया था, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। ये पॉइंट को आपने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, निगेटिव में सीरीज में डाल दिया एमीटर। ओके, रियोस्टेट डाल दिया और ऑन ऑफ की को स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं और वैल्यूज को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। की को ऑन किया। ये रियोस्टेट का काम क्या है? इस रियोस्टेट की हेल्प से आप इस करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, बट आपको याद रखना है पूरे एक्सपेरिमेंट में जो करंट होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ओबे नहीं होगा, तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो मेक श्योर दैट द करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ओके, अब ये तो हो गया आपका ड्राइविंग सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट, क्योंकि ये करंट ड्राइव कर रहा है पोटेंशियोमीटर। इसी की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ओके, और उस प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम इन सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। अब ये सेल्स कैसे कनेक्ट किए हैं? ये जो ए पॉइंट है जिससे आपने सेल का पॉजिटिव कनेक्ट किया है, ओके, इससे आप दोनों सेल्स जिनको आपको कंपेयर करना है उनके पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। देखिए, मैंने E1 का भी पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट कर दिया और E2 का भी पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब दोनों सेल्स के जो निगेटिव है, ये जो निगेटिव है, इनको हमने टू वे की से कनेक्ट कर दिया। टू वे की क्या होती है? टू वे की में यहाँ पर 3 एंड है सिंपली। पहले से आपने पहले सेल का निगेटिव कनेक्ट कर दिया, दूसरे से दूसरा निगेटिव कनेक्ट कर दिया, और इसका जो मिड वाला पॉइंट है, मिड वाला पॉइंट है, उससे आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए आपने इससे जॉकी कनेक्ट कर दिया, जिसको आप वायर के डिफरेंट पॉइंट पर टच करेंगे। रब नहीं करेंगे, अगर रब करेंगे तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका अपरेटस फॉल्टी हो जाएगा।
तो उसको रब नहीं करना है, डिफरेंट पॉइंट पर टच करना है, वो भी जेंटली। अब टू वे की में क्या है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, अगर आप इस स्लॉट पर लगाते हैं तो सेल E1 कनेक्ट हो जाएगा, और इसको निकाल के इस स्लॉट में लगाते हैं तो सेल E2 कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो E1 और E2 इस तरीके से आपको अलग अलग पार्ट्स में क्या करना है, कनेक्ट करना है। दोनों कनेक्ट नहीं करना है, पहले E1 कनेक्ट करेंगे, फिर आप E2 कनेक्ट करेंगे। अब देखिए होता क्या है, जब आप ड्राइविंग सर्किट से करंट फ्लो करा रहे हैं, इसकी को ऑन करना चाहिए, दैट मीन्स ये को सबसे पहले ऑन करेंगे, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा आपको यहाँ पर। अब आपने क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया, यानी क्या है यहाँ पर सेल E1 कनेक्टेड है, सेल जिसका EMF E1 है वो कनेक्टेड है। ओके, तब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंट पॉइंट पर टच कराएंगे, चौकी को डिफरेंट पॉइंट पर टच कराएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर आपका गैल्वेनोमीटर देगा जीरो डिफ्लेक्शन, जिसको आप बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। सो ये नल डिफ्लेक्शन देगा इस पॉइंट पर। ओके, जब ये नल डिफ्लेक्शन देगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जितना इसका EMF है वही इसके मान लो J1 पर आता है, कितनी लेंथ पर, L1 लेंथ पर, तो A और J1 के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो E1 के इक्वल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए E1 की वैल्यू जो होगी A और J1 के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगी। और A और J1 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, A और J1 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ के इक्वल होगा, सॉरी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं, और कांस्टेंट करंट हम पास कर रहे हैं थ्रू आउट इसका एरिया सेम है। सो इसकी जो लेंथ होगी, सपोज कितनी आ गई, AJ1 मान लेते हैं, कितनी आ गई, L1। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और J1 के बीच वो L1 के प्रोपोर्शनल होगा, और E1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, A और J1 के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा या इक्वल होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अरेंज करा है। यहाँ पर देखिए आप, व्हेन सेल ऑफ EMF E1 इज कनेक्टेड, जब आपने इसको कनेक्ट कर रखा है और आपका नल पॉइंट कहाँ आया, J1 पर, प्रोवाइडेड A J1 की वैल्यू कितनी है, L1। सो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से हम कह सकते हैं कि A और J1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो L1 के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, यानी VA/J1 या A और J1 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, ओके, दैट इज इक्वल टू KL1। एज यूजुअल K क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट है और कांस्टेंट है। ओके, बट हमने अभी लिखा था कि E1 किसके इक्वल है, VA/J1 के इक्वल है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में आपका 0 मिल रहा है यहाँ पर। ओके, सो E1 किसके इक्वल हो जाएगा, KL1 के इक्वल हो जाएगा, यानी जो बैटरी का EMF है, आपका सेल का EMF है, वो KL1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से की को निकाल के सेकंड वन में कनेक्ट कर देंगे, फिर वही फाइंड करेंगे जो की को डिफरेंट पॉइंट पर टच कराएंगे। सपोज J2 पर आपका क्या आ रहा है, नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, और A/J2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, L2 है। A/J2 के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है उसको ऐड कर देंगे, सॉरी यहाँ तक J2 तक। ओके, तो ऐड कर देंगे तो वो मिल जाएगा हमें। सो सिमिलरली क्या होगा, VA/J2 यानी A और J2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से, यानी A और J2, VA/J2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। बट इसको किसने बैलेंस किया है, E2 ने बैलेंस किया है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0 करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब E1 का जो पॉजिटिव होगा उसका पोटेंशियल जो होगा, सॉरी E2 का जो पॉजिटिव होगा उसका पोटेंशियल होगा पोटेंशियल के बराबर होगा, और E2 का जो निगेटिव होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, J2 के बराबर होगा। यहाँ हम कह सकते हैं A और J2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E2 के बराबर होगा, यानी E2 कितना हो जाएगा, KL2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इस तरीके से हमने पहला वाला सेल को कनेक्ट करके J1 की वैल्यू आई, दूसरे वाले सेल को कनेक्ट करके J2 की वैल्यू आई, और L1 L2 है। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, E1/E2 इक्वल टू L1/L2, यानी हम इनकी बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करके उसके रेशियो को फाइंड करके सेल्स के EMF के रेशियो को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम सेल्स के EMF के रेशियो को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा आपको के साथ, ये जो सेल्स हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, ओके, इनका EMF जो ड्राइविंग सेल है उसके EMF से हमेशा कम होना चाहिए। तो ये मैंने कंडीशन लिख दी है यहाँ पर। ऑक्सिलरी सर्किट में जो आपने सेल लगाया है, ड्राइविंग सर्किट में जो सेल लगाया है उसका EMF
जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं उनसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको ये रीडिंग या नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, सो द EMF of driver cell should always be greater than those cells, the EMF of those cells which you are comparing. So इस तरीके से हम कोई भी दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सेकंड एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर का हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप उसको जरूर देखना पहले। ओके, सो हमें एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। एज यूजुअल एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये पोटेंशियोमीटर का आपका अरेंजमेंट है, ये आपका ड्राइविंग या ऑक्सिलरी सर्किट है, इसमें आपने EMF E को कनेक्ट किया है, बैटरी को कनेक्ट किया है, EMF E है, सीरीज में आपने लगा दिया एमीटर, ओके, और साथ में लगा दिया रियोस्टेट। इसकी हेल्प से आप करंट को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि करंट का कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर करंट कांस्टेंट नहीं रहेगी तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो ये हो गया आपका ड्राइविंग सर्किट। आप देखिए इसके लिए जो अरेंजमेंट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वो क्या है वो समझना है आपको। तो देखिए ये पॉइंट है जो कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है बैटरी में, इससे आपने उस सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। सो ये हमने ए से पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर पैरेलल में सर्किट, ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट हो गया। रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में आपको बताइए, जो रेजिस्टेंस प्लग आउट करेंगे वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और साथ में एक वन वे की लगा दी है, इसका नाम है की K2। तो ये की जो है ये K1 है और ये वाली क्या है K2 है। ओके, इनके कॉम्बिनेशन को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट कर दिया। ओके, सो हमें क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बता दो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइंड आउट किया था। ये आया था इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू E/V-1 into R। यहाँ पर E होता है EMF ऑफ सेल, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि आपने R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ओके, सो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, की K1 को क्लोज करना है। ओके, जब आपने की K1 को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो होगी इसके थ्रू, बट ये K2 जो होगी ओपन रहेगी, यानी ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो होगा एक्शन में नहीं होगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू करंट पास हो रही है। फिर आपको फाइंड करना है नल पॉइंट, यानी जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर टच कराना है और ये देखना है कि ये आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे। सो सपोज हमने मान लिया ये कि आपकी ओपन है यानी कनेक्टेड नहीं है, यानी ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक्शन में नहीं है, और आपने जो आपका नल पॉइंट आया वो J1 पर आया और ये J1 की डिस्टेंस कितनी है, L1। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, व्हेन द की K2 इज ओपन देन E, इसका जो EMF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से बैलेंस हो जाएगा A और J1 के बीच में। बट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बोलता है A और J1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ कितनी आई है हमारी, L1 आई है यहाँ पर। सो यानी क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू VA/J1 इक्वल टू KL1, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी हमने क्या करा, इसको ओपन रखा, नल पॉइंट फाइंड कर लिया, L1 डिस्टेंस पर आया, यानी E1 की वैल्यू कितनी हो गई, K इंटू L1, जैसा कि पहले एप्लीकेशन में हुई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम उतने ही करंट पर क्या करेंगे, इस K2 को प्लग इन कर देंगे और इसमें से एक रेजिस्टेंस प्लग आउट कर लेंगे, इसकी वैल्यू सपोज कितनी है, R है। ओके, डिफरेंट रीडिंग के लिए हम डिफरेंट रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। सो हमने क्या करा, R को प्लग आउट कर दिया, यानी कितना कनेक्टेड हो गया यहाँ पर, R कनेक्टेड हो गया। फिर वही क्या, हमने नल पॉइंट फाइंड किया। सपोज हम नल पॉइंट कहाँ पर आया, J2 पर आया, और हमने मान लिया A और J2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L2 है। A और J2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L2 यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इसका ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको A J2 के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस ने बैलेंस कर लिया। कैसे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0, क्योंकि हमने डिफरेंट पॉइंट पर टच कराया, हमने वो पॉइंट फाइंड किया जहाँ पर गैल्वेनोमीटर आपको कितनी करंट दे रहा है, 0, नल डिफ्लेक्शन दे रहा है। ओके, और वो कितनी डिस्टेंस पर आया आपका, L2 पर। सो यानी आपने K2 को क्लोज किया, R को प्लग आउट किया, यानी R को कनेक्ट किया सर्किट में। सो आपको V मिला कितनी लेंथ पर, L2 पर, यानी V इक्वल टू VA/J2 दैट इज इक्वल टू KL2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब इनको डिवाइड कर लिया 1 और 2 को, तो E/V एज यूजुअल यू गेट L1/L2। ओके, हम
जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R होता है। तो E अपॉन V की जगह वैल्यू प्लेस कर दी L1 अपॉन N2 माइनस 1 इंटू R। तो इस तरीके से L1 की वैल्यू को, N2 की वैल्यू को और R की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करके इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं E डैश लिख दिया हूँ मैंने, क्योंकि इसको अपने E से डिफाइन किया है। बट यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो ड्राइवर सेल है उसका EMF हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जिन सेल्स के EMF को कंपेयर कर रहे हैं या जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर L1 क्या है? यहाँ पर L1 बैलेंसिंग लेंथ तब है जब इस K2 को आपने ओपन रखा है या केवल ये सेल कनेक्टेड है। L2 क्या है? L2 बैलेंसिंग लेंथ तब है जब आपने K2 को क्लोज रखा है और R को प्लग आउट किया है, और R वो वैल्यू है जो आपने उसको प्लग आउट किया है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके L1, L2 और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन था पोटेंशियोमीटर का। इसको अच्छे से पढ़िए। ये सर्किट डायग्राम डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे इसको देख के गिटार समझते हैं। ओके, ये गिटार नहीं है। ओके, इसको समझना है आपको अच्छे तरीके से। सो अच्छी तरीके से समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, ताकि जब स्कूल खुलेंगे तो उसको आके प्रैक्टिकल भी आपको परफॉर्म करना है। ओके, थैंक यू।